गांव बिल्लौरपुर हरियाणवी संस्कृति की महक से सराबोर एक बेहद समृद्ध और खुशहाल गांव था। यहाँ के लोग जितने ईमानदार थे उतने ही मेहनती भी। सुबह होते ही सब अपने खेतों की तरफ निकल जाते और कड़ी मेहनत से अपने परिवार का पालन पोषण करते। इसी गांव के कोने में एक छोटा सा घर था जिसमें विजय और उसकी बूढ़ी माँ रहते थे। घर की माली हालत ठीक नहीं थी। एक दिन माँ ने विजय को पास बुलाकर चिंता भरे स्वर में कहा, विजय बेटा, देख, ना तो अपने पास खुद की कोई खेती बाड़ी है और ना ही घर में इतने पैसे बचे हैं कि आगे का खर्च चल सके। मेरी मान तो तू गांव के जमींदार के खेतों में काम करने चला जा। कम से कम 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ तो हो जाएगा। देखो माँ, मैं तुमसे पहले भी कह चुका हूँ और आज फिर साफ साफ कह रहा हूँ, मैं उस घमंडी जमींदार के खेत पर गुलामी करने बिल्कुल नहीं जाऊंगा, मतलब नहीं जाऊंगा। तो फिर क्या करेगा बेटा तू? घर का चूल्हा कैसे जलेगा? माँ, मैंने एक रास्ता निकाला है। मैं पड़ोस के गांव में हरिया काका के पास जा रहा हूँ। उनके पास एक पुराना ठेला है जिसे वो बेचना चाहते हैं। मैं उनसे मिलकर वो ठेला खरीद लूंगा और अपना खुद का काम शुरू करूंगा। पर बेटे, ठेला खरीदने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? हमारे पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं है। पैसे की चिंता मत करो माँ, मैंने अपने जिगरी दोस्त मक्खन से बात की थी। वो बहुत ही भला और समझदार लड़का है। जब मैंने उसे अपनी मजबूरी बताई तो उसने तुरंत हंसते हंसते मुझे पैसे उधार दे दिए। मक्खन सच में बहुत नेक लड़का है। तो फिर बेटा, अब देर मत कर, तुरंत घर से निकल और सीधे हरिया काका के घर जा। ठेला खरीद कर जल्दी वापस आ। भगवान तेरा भला करे। माँ का आशीर्वाद लेकर विजय के पैरों में जैसे पंख लग गए। वो तेज कदमों से चलता हुआ सीधे हरिया काका के गांव पहुंचा और उनके घर के बाहर खड़े होकर पूरे जोश के साथ आवाज लगाने लगा, ओ काका, रे हरिया काका, अरे घर से बाहर निकलो काका, देखो कौन आया है। आवाज सुनकर हरिया काका तुरंत घर से बाहर आए। विजय को देखकर उन्होंने उसे पहचाना और बोले, अरे बेटा विजय, तुम तो हमारे दिवंगत भाई बिरजू के बेटे हो ना? हाँ काका, मैं उन्हीं का लड़का हूँ। बेटा, बिरजू बहुत ही भला आदमी था। अभी गुजरे हुए उसे 15 दिन भी नहीं हुए, लेकिन उसकी याद हर पल आती है। खैर बेटा, बताओ आज यहाँ कैसे आना हुआ? काका, इस समय हम बहुत बड़ी मुसीबत में हैं। मुझे पता चला था कि आप अपना पुराना ठेला बेच रहे हैं, इसलिए मैं उसे ही खरीदने आया हूँ। हाँ विजय बेटा, बात तो तुम्हारी सही है। मेरा मन तो इस ठेले को बेचने का बिल्कुल नहीं था, लेकिन अब मेरी इन बूढ़ी हड्डियों में इतनी जान नहीं रही कि मैं इसे चला सकूं। लाचारी में बेचना पड़ रहा है। खैर, आओ घर के अंदर आओ, फिर आराम से बात करते हैं। दोनों घर के भीतर जाते हैं। हरिया काका विजय को अपने पास बैठाते हैं और उसे एक बेहतरीन व्यापारिक आइडिया देते हैं। देख बेटा, मेरी एक बात गांठ बांध ले। तू इस ठेले पर मटन चावल बेचना शुरू कर। आजकल लोग इसे बहुत चाव से खाते हैं। विचार तो बढ़िया है काका, लेकिन क्या मेरे हाथों से बने मटन चावल में वो बड़े बड़े ढाबों जैसा स्वाद आ पाएगा? लोग पसंद करेंगे क्या? अरे क्यों नहीं बनेगा बेटा, मैं तुझे अपने खानदानी और सीक्रेट मसाले की पोटली दूंगा। जब मटन चावल तैयार हो जाए तो बस एक चुटकी ये मसाला उसमें डाल देना। फिर देखना, पूरे गांव के लोग खुशबू सूंघते ही खींचे चले आएंगे। ऐसा लाजवाब स्वाद उन्हें कहीं और नहीं मिलेगा। विजय खुश हो गया। उसने सम्मान के साथ काका को पैसे दिए। वो जादुई सीक्रेट मसाला और ठेला लेकर खुशी खुशी अपने घर लौट आया। घर आते ही वो बिना वक्त गवाए सीधे रसोई में घुस गया और धड़ाधड़ मटन चावल बनाने की तैयारी में जुट गया। कुछ ही देर में जब गर्मा गर्म लजीज मटन चावल बनकर तैयार हो गए तो उसने गांव के मुहाने पर एक बेहतरीन जगह देखकर अपना ठेला लगा दिया।
अभी ठेला लगे कुछ ही मिनट हुए थे कि उसकी अद्भुत खुशबू पूरे गांव की हवाओं में तैरने लगी। महक इतनी लाजवाब थी कि लोग अपनी भूख रोक नहीं पाए। सबसे पहले पड़ोस की 2 औरतें खुशबू का पीछा करते हुए ठेले पर आ पहुंची। अरे विजय, क्या हाल चाल है भाई? अरे वाह, तुमने तो ठेला लगा लिया, बहुत ही बढ़िया काम किया। और भाई साहब, इसकी खुशबू तो सचमुच लाजवाब है, मुंह में पानी आ गया। वैसे एक बात बताओ, इसमें जो मसाले डाले हैं वो बाजार से लाए हो या घर पर खुद तैयार किए हैं? हाँ विजय, बहन बिल्कुल ठीक कह रही है। मटन चावल तो हम सब भी अपने घरों में बनाती हैं, अच्छे अच्छे मसाले भी डालती हैं, लेकिन ऐसी बेहतरीन महक तो कभी नहीं आती। सच सच बता, ये मसाले कहीं बाहर से विशेष रूप से बनवाए हैं क्या? अरे चाची, ये मसाले मैं खुद तैयार करता हूँ, लेकिन ये मेरा बिजनेस सीक्रेट है, इसे मैं किसी को नहीं बता सकता। वैसे आप दोनों यहाँ सिर्फ मसाले की पूछताछ करने आई हैं या गर्मा गर्म मटन चावल का स्वाद भी चखेंगी? अरे भैया, खाने ही तो आए हैं, बातों में मत उलझाओ, जल्दी से एक चमचमाती प्लेट लगा दो। विजय ने बिना देर किए फटाफट दोनों को धोने में प्लेट सजा कर दे दी। औरतों ने जैसे ही पहला निवाला मुंह में डाला, उनके चेहरे का रंग ही बदल गया। वो खुशी से झूम उठी। अरे गजब भाई, वाह क्या स्वाद है। मैं तो सिर्फ मसाले की तारीफ कर रही थी, पर यहाँ तो मटन का एक एक रेशा इस कदर गल चुका है कि मुंह में डालते ही मलाई की तरह घुल रहा है। खाकर मजा आ गया। बस करो बहन, अगर तुम ऐसे ही तारीफ करती रहोगी तो मुझे अपनी डाइट भूलकर एक प्लेट और खानी पड़ जाएगी। पर समस्या ये है कि इस समय मेरे पास और पैसे नहीं हैं। चाची, अगर पैसे नहीं है तो कोई बात नहीं, कल आ जाना, क्योंकि आज तो दुकान की बोहनी का वक्त है और पहला दिन है, इसलिए आज तो मैं उधार बिल्कुल नहीं करूंगा। दोनों औरतें हंसती हुई विजय को पैसे देती हैं और वहां से तृप्त होकर चली जाती हैं। देखते ही देखते ये खबर पूरे बिल्लौरपुर गांव में आग की तरह फैल गई। विजय के ठेले पर भूखे शौकीनों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। कुछ ही घंटों में विजय का सारा मटन चावल बिक गया और उसकी तपेली पूरी साफ हो गई। पहले ही दिन बम्पर कमाई से विजय और उसकी मां बेहद खुश थे। अगली सुबह होती है। विजय एक बार फिर उसी जोश के साथ पूरी तैयारी करके ठेला उसी जगह पर लगा देता है। लेकिन आज ठेले पर सबसे पहला ग्राहक कोई और नहीं बल्कि उसका वही पक्का दोस्त खुद चलकर आता है जिसने उसकी मदद की थी, माखन लाल। अरे वाह विजय भाई, तुम तो सच में यार मटन चावल का ठेला लगा बैठे, कमाल कर दिया तुमने तो। अरे माखन भाई, ये सब बस तुम्हारी ही मेहरबानी है। अगर तुम उस वक्त सही समय पर मुझे पैसे देकर मदद ना करते तो शायद आज मैं ये दुकान खोल ही नहीं पाता। वैसे बताओ भाई, तुम्हारे लिए गर्मा गर्म प्लेट लगाऊं या सिर्फ ठेला घूमने आए हो? अरे नहीं भाई, प्लेट बाद में लगाना, पहले मेरी एक बात सुनो। मैं अभी तुम्हारे घर की तरफ से ही आ रहा था। वहां तुम्हारी माँ की तबीयत थोड़ी खराब लग रही थी। वो कुछ परेशान थी और कह रही थी कि उन्हें तुमसे कोई जरूरी बात करनी है। इसीलिए उन्होंने मुझे दौड़कर भेजा कि जाकर विजय को तुरंत घर भेज दो। क्या बात कर रहे हो माखन भाई? मुझे लगता है माँ आज सुबह की दवा खाना भूल गई होंगी या फिर घर का कोई जरूरी काम आन पड़ा होगा। अच्छा माखन भाई, तुमसे एक बात कहूं, क्या तुम थोड़ी देर के लिए मेरे इस ठेले पर खड़े रहोगे? अरे भाई, मैं तो खड़ा हो जाऊंगा, पर मुझे बेचना बेचना कहाँ आता है। लोग आएंगे तो मैं कैसे संभालूंगा? अरे करना कुछ नहीं है भाई, बस जो भी ग्राहक आए उसे प्यार से भरपेट मटन चावल की प्लेट लगा देना। बोर्ड पर लिखा ही है 10 रुपए प्लेट भरपेट भोजन। मैं बस माँ को देखकर पलक झपकते ही वापस आता हूँ। चलो ठीक है भाई, तुम बिना किसी फिक्र के जाओ, तुरंत जाओ और माँ को देख कर आओ। विजय माखनलाल को ठेला सौंपकर तुरंत अपने घर की तरफ दौड़ पड़ता है। अब ठेले की पूरी कमान माखनलाल के हाथों में आ चुकी थी। अभी माखनलाल को खड़े हुए थोड़ी ही देर हुई थी कि मटन चावल की महक के दीवाने ग्राहकों की ताबड़तोड़ एंट्री होने लगी। माखनलाल फुर्ती से सबके लिए प्लेट लगाने लगा। देखते ही देखते जब सारे ग्राहक खा पीकर चले गए और गल्ला नोटों से भरने लगा,
तब माखनलाल के सीधे साधे मन में धीरे धीरे लालच का सांप रेंगने लगा। यार, विजय तो सिर्फ 10 रुपए प्लेट में इतना बेहतरीन मटन और चावल बेच रहा है। कमाई तो बहुत तगड़ी है। अगर मैं किसी भी तरह कुछ भी तिकड़म भिड़ाकर इसका ये ठेला हड़प लूं, तो मैं तो रातों रात अमीर बन जाऊंगा। हाँ, कोई ना कोई रास्ता तो निकालना ही पड़ेगा। माखनलाल अभी लालच के ख्यालों में डूबा ही था कि तभी अचानक एक परदेसी जोड़ा उसकी दुकान के सामने आकर रुकता है। मटन की खुशबू से दोनों का बुरा हाल था। अरे भाई साहब, क्या लाजवाब खुशबू है यार आपके मटन चावल की। इसकी महक इतनी दूर तक आ रही थी कि मैं रास्ते में रुक नहीं पाया और लोगों से पूछते पूछते सीधे आपके ठेले तक चला आया। हाँ भैया, ये बिल्कुल सच कह रहे हैं। हम दोनों बहुत दूर से यात्रा करके आ रहे थे। रास्ते में जैसे ही आपके मटन चावल की ये जादुई खुशबू हमारे पास पहुंची, हम तो बस इसके पीछे पीछे खिंचे चले आए और आखिरकार आपकी दुकान ढूंढ ही ली। अरे कोई बात नहीं बहन जी और भैया जी, आपका स्वागत है। तो फिर देर किस बात की, आप दोनों के लिए प्लेट लगाऊं? भाई साहब, एक बात पूछनी थी। आपके इस ठेले के बोर्ड पर तो 10 रुपए प्लेट लिखा हुआ है। क्या सचमुच आप मात्र 10 रुपए में ये मटन चावल दे रहे हैं? अरे नहीं नहीं साहब, वो दरअसल ये ठेला मैंने किसी पुराने मालिक से खरीदा है। ये 10 रुपए प्लेट तो उसने पहले लिखवाया था। मुझे तो अभी नया बोर्ड लिखवाने का समय ही नहीं मिला। हमारी एक प्लेट की कीमत पूरे 100 रुपए है। अरे 100 रुपए तो ऐसी लाजवाब खुशबू के लिए बहुत बढ़िया दाम है भैया। कोई ज्यादा महंगे नहीं है। ऐसा करो, एक प्लेट मेरे लिए फटाफट लगा दो। जी बिल्कुल, आप दोनों आराम से बैठिए, मैं तुरंत गर्मा गर्म प्लेट लगाता हूँ। माखनलाल ने तुरंत 2 प्लेटें सजाईं और उन्हें परोसी। स्वाद इतना बेमिसाल था कि दोनों परदेसियों ने उंगलियां चाटते हुए पूरी प्लेटें साफ कर दी। खाना खत्म करने के बाद परदेसी पति बेहद खुश होकर बोला, भाई साहब, आपके हाथ के मटन चावल का स्वाद तो वाकई कमाल का है। ऐसा स्वाद मैंने आज तक कहीं नहीं चखा। अगर मैं आपसे एक गुजारिश करूं, तो क्या आप मेरे लिए एक काम करेंगे? जी बिल्कुल भैया, हुक्म कीजिए, बताइए क्या काम है। असल में कल मेरे इकलौते बच्चे का जन्मदिन है। मैं अपने सभी खास रिश्तेदारों और मेहमानों को यही मटन चावल खिलाना चाहता हूं। तो क्या आप कल हमारे लिए कम से कम 50 प्लेट मटन चावल बनाकर पैक कर देंगे? अरे साहब, ऑर्डर तो बहुत बड़ा है और सब बन भी जाएगा, पर बात यह है कि हम ठेर गरीब मजदूर लोग 50 प्लेट के लिए मटन चावल और मसाले एडवांस में खरीदने पड़ेंगे, जिसके लिए हमारे पास अभी पैसे नहीं हैं। अगर आप थोड़ा एडवांस दे देते तो सारा सामान आ जाता और काम पक्का हो जाता। अरे पैसे की कोई बात नहीं है भाई, ये लो, मैं तुम्हें पूरे 5000 रुपए एडवांस दे देता हूं। इसे रख लो और सारा सामान बढ़िया क्वालिटी का लाना। कल सुबह ठीक 10 बजे मैं गाड़ी लेकर आऊंगा। तुम मेरे लिए सारा खाना पैक करके तैयार रखना, ठीक है? जी साहब, बिल्कुल बेफिक्र रहिए। कल सुबह 10 बजे आपको सारा खाना बिल्कुल गर्मा गर्म और तैयार मिलेगा। नोटों की गड्डी जेब में रखकर माखनलाल मन ही मन फूला नहीं समा रहा था। वो परदेसी जोड़ा वहां से चला गया। कुछ ही देर बाद हांफते हुए विजय दौड़ता हुआ वापस ठेले पर आता है। विजय को देखकर माखनलाल चौंक जाता है। विजय ठेले पर आकर अपनी सादगी और घबराहट में कहता है, अरे माखन भाई, कोई बड़ी बात नहीं थी। माँ ने सुबह गलती से दूसरी दवा खा ली थी, इसलिए थोड़ा घबरा गई थीं। अब सब ठीक है। वैसे भाई, कमाल कर दिया तुमने। मेरी गैर मौजूदगी में तुमने तो पतीले का आधे से ज्यादा मटन चावल बेचकर खत्म कर दिया। हाँ भाई, बस कभी कोई ग्राहक आ जाता है तो उसे थोड़ा ज्यादा भी देना पड़ता है और किसी को कम भी। ये लो अपने आज के पैसे, अब मैं चलता हूँ, मुझे घर पर कुछ जरूरी काम है। चलो ठीक है माखन भाई, बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारा। जाओ, तुम अपना काम देख लो। माखनलाल वहां से चला जाता है। विजय काफी देर तक नए ग्राहकों का इंतजार करता है, लेकिन शाम होने पर जब कोई नहीं आता तो वो दुकान बढ़ाकर अपने घर लौट जाता है। अगली सुबह होती है। विजय एक बार फिर तड़के सुबह उठकर किचन में धड़ाधड़ स्वाद का जादू बिखेरता है और लजीज मटन चावल तैयार करके ठीक उसी जगह अपना ठेला लगा देता है।
अभी ठेला लगाए कुछ ही देर हुई थी कि कल वाला परदेसी जोड़ा बड़े उत्साह में वहां आ धमकता है। अरे भाई साहब, नमस्कार। हमारा पार्सल पैक तो है ना? कल बात हुई थी आपसे। पार्सल? कौन सा पार्सल भाई साहब? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे वही पार्सल जिसके लिए कल मैं 5,000 रुपए एडवांस देकर गया था। क्या आपके दुकान के मालिक ने आपको इस बारे में कुछ नहीं बताया? मालिक? अरे भाई साहब, इस ठेले का असली मालिक तो मैं ही हूं। अच्छा, कल जो यहां खड़ा था वो मेरा दोस्त माखन लाल था। क्या आपने पैसे उसको दिए थे? हाँ भाई, कल जो यहाँ लड़का था हमने उसी को पूरे 5,000 रुपए एडवांस दिए थे 50 प्लेट मटन चावल के लिए। 5,000 रुपए का नाम सुनते ही विजय के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो समझ गया कि उसके सबसे पक्के दोस्त ने उसके साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। विजय उस परदेसी जोड़े को लेकर तुरंत माखनलाल के घर की तरफ निकल पड़ता है। माखनलाल उस वक्त अपने घर पर ही मौजूद था। जैसे ही विजय और परदेसी बाबू वहां पहुंचते हैं, परदेसी बाबू गुस्से में लाल पील होकर माखनलाल को डांटने धमकाने लगते हैं। तुरंत डर के मारे वो सारे पैसे दे देता है और फिर विजय गुस्सा होकर अपने ठेले पर चला जाता है। सीख कभी भी दोस्ती में बेईमानी न करे। धन्यवाद।